हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदर्श। आज के ये वीडियो में मैं आपको पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं एकदम सिंपल तरीके से। अगर आप ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से एंड तक सुनते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पोटेंशियोमीटर रिलेटेड प्रॉब्लम को इजीली और क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। मैं इस वीडियो में बस कॉन्सेप्ट बताऊंगा और ये वीडियो अपलोड होने के ठीक आधे घंटे बाद पोटेंशियोमीटर प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस भी अपलोड होने वाले हैं, जिसमें मैंने 2020, 2019 जेईई मेंस प्लस 2019, 2018 नीट के जितने भी पोटेंशियोमीटर रिलेटेड प्रॉब्लम हैं सबको सॉल्व किए हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के बताए जाने वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है एक टिपिकल पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम। इसमें लूप ABCDA को हम प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। ये जो सेल आपको दिखता है, ये सेल को हम प्राइमरी सेल बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला सेल है जिसका EMF E' है, इसको हम सेकेंडरी सेल बोलते हैं। ये पोटेंशियोमीटर का काम ये होता है कि या तो ये EMF अननोन EMF का वैल्यू पता करना, अननोन सेल के EMF का वैल्यू पता करना, या तो इसका अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना। तो ये जो वायर पहले है, AB वायर जो है, ये एक नॉर्मल वायर की तरह दिख रहा है डायग्राम में, पर इसका भी अपना एक रेजिस्टेंस है। इसको अगर हम जूम करके देखते हैं वायर AB को, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब एक बड़ा वाला रजिस्टर की तरह। वायर AB का एक खास बात है कि वायर AB का जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के साथ यूनिफॉर्मली वेरी करता है। मतलब सपोज वायर AB का रेजिस्टेंस हो गया R और उसका लेंथ है कैपिटल L, तो मैं एक क्वांटिटी लैम्बडा बोल के डिफाइन करता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जिसको हम देते हैं R डिवाइडेड बाय L से। इट इज गिवन बाय R डिवाइडेड बाय L। तो अगर मुझे ये वाला मतलब AK का रेजिस्टेंस पता करना होगा, एक मिनट में इरेज करता हूँ। तो अगर मुझे वायर AK का रेजिस्टेंस पता करना है तो मैं सिंपली लैम्बडा इंटू L लिखूंगा। लैम्बडा इंटू L विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर AK। क्यों मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्योंकि वायर AB का जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के साथ यूनिफॉर्मली वैरी करता है। तो यहाँ पे लैम्बडा एक तो इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है। मैं जैसे पहले ही बोल चुका हूँ कि वायर AB का रेजिस्टेंस लेंथ के साथ यूनिफॉर्मली वैरी करता है। उसका मतलब ये है कि मैं किसी भी सेक्शन चूज़ करूँ वायर AB का, और वो सेक्शन के बीच में लाए करने वाले वायर AB के पार्ट का मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, तो मुझे बस इसका लेंथ पता होना चाहिए। अगर मुझे इसका लेंथ पता है तो मैं उसको लैम्बडा के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मुझे जो भी वैल्यू जनरेट होगा वो ये वाले वायर का, ये वाले पार्ट का रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म होने का लेंथ के साथ यही एक फ़ायदा है कि हम किसी भी एक सेक्शन को चूज़ कर सकें या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर लेंथ का रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। यही बस एक खास बात है। तो लैम्बडा इसीलिए एक बहुत ही अच्छा या फिर बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, जिसका यूज़ आगे के प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर आगे के ये जो मैं टीच करने वाला हूँ इसका कॉन्सेप्ट में काम आने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वायर AK का मुझे रेजिस्टेंस चाहिए था और मुझे पता था कि वायर AK का लेंथ L है, स्मॉल l है, तो मैं उसका रेजिस्टेंस क्या लिखा हूँ? लैम्बडा इंटू स्मॉल l। तो आगे प्रोसीड करने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर एक सेल है और इससे अटैच्ड है कुछ रेजिस्टेंस या फिर बहुत सारे सर्किट एलिमेंट अटैच्ड हैं इससे, और ये कुछ करंट भेजता है, सपोज ये I करंट भेजता है, तो इसके अदर एंड से I करंट भी इसके अंदर घुसना चाहिए। ये एक रूल है, मतलब जितना करंट वो छोड़ता है उतना करंट वो फिर से वापस लेगा। ये कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करने वाले हैं आगे। तो अगर मैं करंट डायग्राम बनाऊँ ये सर्किट में, तो अगर सेल E करंट I छोड़ता है तो उसके अदर एंड से करंट I उसके नेगेटिव टर्मिनल में घुसना भी जरूरी है। सिमिलरली फॉर दिस सेल, अगर ये सेल I1 करंट छोड़ता है एक एंड से, तो दूसरे एंड से I1 करंट लेगा भी। तो जैसे ये सेल से I करंट निकलता है तो ये ऐसे ट्रैवल करते करते ये वाले जंक्शन पे आएगा, और करंट I1 भी ये वाले जंक्शन पे आएगा, और ये जंक्शन में अगर मैं किरचॉफ्स जंक्शन रूल लगाता हूँ तो ये जंक्शन में टोटल इनकमिंग करंट I प्लस I1 है, तो टोटल आउटगोइंग करंट इस डायरेक्शन में I प्लस I1 होना चाहिए, I प्लस I1 होना चाहिए। तो जैसे ये करंट जाता है टुवर्ड्स AK, तो K भी एक जंक्शन है। जब ये K जंक्शन को एनकाउंटर करता है तो I1 करंट इस तरफ चला जाता है, क्योंकि I1 करंट को घुसना भी है E' के अदर एंड से, I1 करंट को ही घुसना है, और I करंट यहाँ पे चला जाता है ताकि ये भी घुस पाए उसका अदर एंड से। तो जो गैल्वेनोमीटर के जो
थ्रू जो करंट जाता है वो करंट है I1। तो मैं अभी बैलेंस पॉइंट वाले टर्म को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो बैलेंस पॉइंट क्या है? ये जो रेड एरो दिख रहा है ये एक तो स्लाइडर है जिसको मैं वायर AB के ऊपर फ्रीली स्लाइड कर सकता हूँ। तो जब भी कोई एक सेल कनेक्ट होता है, जब भी कोई एक सेकेंडरी सेल कनेक्ट किया जाता है, तब ये जो स्लाइडर होता है इसको पॉइंट A से पॉइंट B के तरफ स्लाइड करना होता है। तो उसी दौरान मतलब उसी बीच हमको एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जो पॉइंट में हम स्लाइडर को अगर रख दें तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करता। तो वैसा पॉइंट यहाँ पे जो मिलता है वो वाले पॉइंट को हम बैलेंस पॉइंट बोलते हैं। तो अगर मैं डिफरेंट सेल लगा दूं, अगर मैं ये सेल को हटा के कोई डिफरेंट सेल लगा दूं तो बैलेंस पॉइंट कुछ एक डिफरेंट होगा। मतलब ये वाले पॉइंट में गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 नहीं आएगा, कुछ अलग पॉइंट में आता होगा। तो बैलेंस पॉइंट जो है वो ये सेल के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हम ऐसे टर्म यूज नहीं करते कि बैलेंस पॉइंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर, बैलेंस पॉइंट ऑफ दिस सेल, ऐसे नहीं बोलते। हम बोलते हैं बैलेंस पॉइंट ऑफ दिस सेल या फिर बैलेंस पॉइंट फॉर दिस सेल, क्योंकि ये सेल का ये बैलेंस पॉइंट है। अलग कोई सेल लगाएंगे तो कुछ अलग बैलेंस पॉइंट आएगा। सपोज पॉइंट के ये सेल के लिए एक बैलेंस पॉइंट है। तो मैं जब अभी सेल बोल रहा था जस्ट थोड़ा देर पहले, तब मैं एरो को ऐसे घुमा रहा था। क्या ये गलत है? क्या मुझे एरो को बस ऐसे घुमाना चाहिए था? तो आप जो भी करने से चलेगा, मतलब दोनों एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जो आर है, जो रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ये वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। मतलब स्मॉल आर जो रेजिस्टेंस है ये ई डैश का एक इनबिल्ट फीचर है। मतलब स्मॉल आर और ई डैश को मैं अलग अलग देख नहीं सकता। मतलब स्मॉल आर एक अलग रेजिस्टेंस नहीं है, ये ई डैश का एक इनबिल्ट फीचर है। मतलब ई डैश के अंदर ही कहाँ छुपा हुआ है ये। तो अगर ई डैश एग्जिस्ट कर रहा है तो आर भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसको मैं सेल बोलूँ या फिर इसको सेल बोलूँ, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं एक तरह से। तो जैसे कि बैलेंस पॉइंट एक टर्म था, वैसे ही बैलेंसिंग लेंथ भी एक टर्म है, जिसका मतलब ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए, जो पॉइंट से हम स्लाइड करना स्टार्ट किए, टू पॉइंट के, मतलब टू द बैलेंसिंग पॉइंट को हम बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। ये केस में बैलेंसिंग लेंथ क्या है? स्मॉल एल है। ठीक है। हाँ, तो मैं जैसे कि बोल रहा था, सपोज पॉइंट के ये वाले सेल के लिए एक बैलेंस पॉइंट है। इसका मतलब जैसे ही मैं स्लाइडर पॉइंट के पे छोड़ा तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 हो गया। तो बैलेंस पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम यूज करते हैं या तो इंटरनल रेजिस्टेंस को जानने के लिए या तो सेकेंडरी सेल का ईएमएफ को जानने के लिए। तो बैलेंस पॉइंट इसीलिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो पॉइंट के बैलेंस पॉइंट है, इसका मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 है। तो ये डायग्राम के हिसाब से करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या है? I1 ही है। तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 होना चाहिए जब मैं स्लाइडर पॉइंट के में रखा हूं। और ये सर्किट के हिसाब से स्लाइडर अभी पॉइंट के में है, तो अभी कोई भी करंट जी के थ्रू पास नहीं करना चाहिए। मतलब I1 का वैल्यू 0 होना चाहिए ये वाले सिनेरियो में, मतलब जब स्लाइडर पॉइंट के पे है। तो करंट I1 का वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये वाला जो सेकेंडरी सेल है, वो कोई भी करंट ऊपर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। मतलब जो रीजन मैं अभी ब्लैक में मार्क करने वाला हूँ उसके थ्रू कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है। मतलब ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया, प्लस ये वाला रीजन हो गया, इसके थ्रू कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है। तो आगे प्रोसीड करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर ये एक नॉर्मल वायर है और मुझे ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल सपोज भी नोन है, तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी होगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल वायर है। तो पोटेंशियल चेंज कब होता है? जब हम एक रेजिस्टर को एनकाउंटर करते हैं या फिर जब हम एक सेल को एनकाउंटर करते हैं, तो पोटेंशियल तब चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल सपोज मुझे भी नोन है और आगे एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है और जिसके थ्रू करंट आई पास कर रहा है, तो ये वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल भी होगा क्योंकि ये एक नॉर्मल वायर है। पर रजिस्टर के अदर एंड में जो पॉइंट्स हैं उनके पोटेंशियल चेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव करता हूँ तो अदर एंड में जो मुझे पॉइंट्स मिलेंगे, रजिस्टर के अदर एंड में जो मुझे पॉइंट्स मिलेंगे उसके पोटेंशियल हो जाएंगे भी माइनस आई आर, मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल भी था, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी माइनस आई आर हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल का एक डिक्रीज होगा।
सिमिलरली मैं अगर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव करता हूँ तो अदर एंड में जो मुझे पॉइंट्स मिलेंगे उसका पोटेंशियल भी प्लस आई आर हो जाएगा। पर जब I का वैल्यू 0 होगा, मतलब कोई भी करंट रजिस्टर के थ्रू अगर पास नहीं कर रहा है तो उसके अदर एंड में भी पोटेंशियल भी ही होगा, मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं होगा रजिस्टर के होते हुए भी जब करंट उसके थ्रू 0 पास कर रहा होगा। ठीक है, तो अभी जो पॉइंट G है वो पॉइंट G का जो पोटेंशियल होगा पॉइंट A का भी वही पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल वायर है, इसीलिए पॉइंट G का जो पोटेंशियल है पॉइंट A का भी वही पोटेंशियल होगा, और पॉइंट H का जो पोटेंशियल है पॉइंट K का भी वही पोटेंशियल होगा। क्यों ऐसा होगा? सपोज मैं अगर एज्यूम भी कर लेता हूँ कि गैल्वेनोमीटर का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो आई का वैल्यू तो 0 है ना, जो करंट इसके थ्रू पास कर रहा है वो वैल्यू तो 0 है ना, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। अगर मैं तब एज्यूम कर लूँ कि इसके अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है तब भी पोटेंशियल का चेंज कुछ होगा नहीं, तो पोटेंशियल जो पॉइंट H में है वो ही पॉइंट K का पोटेंशियल होगा, और पोटेंशियल एट पॉइंट A जो है वही पोटेंशियल एट पॉइंट G है। पर वायर AK के थ्रू एक करंट पास करेगा, क्योंकि I1 का वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि I का वैल्यू 0 है। I1 का वैल्यू क्यों 0 है? क्योंकि पॉइंट K ये वाले सेल के लिए एक बैलेंस पॉइंट है, इसलिए I1 का वैल्यू 0 होना चाहिए, वरना गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि I का वैल्यू भी 0 होगा। I के ऊपर हम अभी भी कोई कमेंट किए नहीं हैं, बस I1 के बारे में हम अभी कंसर्न हैं। जैसे मैं पहले बोला था कि पोटेंशियल एट पॉइंट A इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट G, सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट H इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट K। तो मैं ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल VH बोला हूँ और मुझे पता है I1 का वैल्यू 0 है, तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी VH होगा। क्यों? क्योंकि रजिस्टर के होते हुए पोटेंशियल का एक चेंज होता है, पर जब करंट कुछ पास कर नहीं रहा होता तो रजिस्टर के अदर एंड में भी पोटेंशियल सेम VH ही होगा। पर सेल के साथ ऐसा कुछ नहीं है। सेल अगर करंट दे रहा है या फिर करंट नहीं दे रहा है तब भी सेल के थ्रू एक पोटेंशियल का चेंज होता है हमेशा। जब हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं सेल का, तो एक पोटेंशियल गेन होता है। तो ये पॉइंट का पोटेंशियल होगा VH प्लस ई डैश, VH प्लस ई डैश। तो पॉइंट G का पोटेंशियल भी VH प्लस ई डैश होगा, तो पॉइंट G का पोटेंशियल भी VH प्लस ई डैश होगा। VG इक्वल्स टू VH प्लस ई डैश। तो VG माइनस VH क्या होगा? तो VG माइनस VH ये वाले इक्वेशन से ई डैश बन जाएगा। तो VG माइनस VH तो ई डैश है, पर ये ऊपर वाला इक्वेशन को मॉडिफाई करके मैं और क्या लिख सकता हूँ? मैं LHS में जानता हूँ VG की जगह मैं VA भी लिख सकता हूँ, तो VG की जगह मैं VA लिखूँगा और VH की जगह मैं VK लिखूँगा, तो VA माइनस VK भी ई डैश के बराबर होगा। तो ये ऊपर वाले इक्वेशन का ये वाला एक मॉडिफाइड फॉर्म है जो हमको यूज़ करना है ई डैश को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे मुझे पहले से पता था कि पोटेंशियोमीटर का काम या तो ये अननोन EMF मालूम करना है या फिर स्मॉल r का वैल्यू मालूम करना है, पर अभी मैं देख पा रहा हूँ कि ई डैश के टर्म्स में एक इक्वेशन बन रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ई डैश का वैल्यू पता किया जा सकता है। तो जैसे कि मैं पहले भी बोला था कि वायर AK ये वाले डायग्राम में एक नॉर्मल वायर की तरह दिख रहा है, पर ये एक नॉर्मल वायर नहीं है, इसका भी एक अपना रेजिस्टेंस है। अगर मैं वायर AK को जूम करता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो वायर AK के बीच में जो रजिस्टर दिख रहा है इसके जूम्ड फोटो में, तो वो रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा वो हम कैसे पता करेंगे? तो जैसे कि मैं पहले भी बोला था कि वायर AB का रेजिस्टेंस जो था वो लेंथ के साथ यूनिफॉर्मली वेरी करता था। उसका एक एडवांटेज ये था कि मैं वायर AB के ऊपर जितना भी एक पोर्शन का वायर चूज करूं और उसका रेजिस्टेंस मुझे पता करना हो तो मुझे बस उसका लेंथ पता होना चाहिए, तब मैं अगर उसके साथ लैम्बडा मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे उसका रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। तो वैसे ही अगर मुझे AK का रेजिस्टेंस पता करना हो तो मुझे बस AK का लेंथ पता होना चाहिए। तो मुझे पता है AK का लेंथ स्मॉल l है, तो AK के बीच में जो रजिस्टर दिख रहा है उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा लैम्बडा इंटू स्मॉल l, लैम्बडा इंटू स्मॉल l। तो A पॉइंट का पोटेंशियल क्या था? A पॉइंट का पोटेंशियल था VA, और AK के थ्रू करंट I पास कर रहा है, क्योंकि I1 का वैल्यू तो 0 है ना, तो AK के थ्रू करंट I ही पास करना चाहिए। तो पॉइंट K का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पॉइंट K का पोटेंशियल हो जाएगा VA माइनस I इंटू लैम्बडा इंटू L, VA माइनस I इंटू लैम्बडा इंटू L, और वो जो है वो VK के साथ बराबर होना चाहिए, क्योंकि K का पोटेंशियल क्या था? VK ही था ना,
तो वी के क्या होना चाहिए, वी के वी ए माइनस आई इंटू लामड़ा एल होना चाहिए, वी ए माइनस आई लामड़ा एल होना चाहिए, आई लामड़ा एल। तो ऊपर वाले इक्वेशन से मैं बोल सकता हूँ कि वी ए माइनस वी के क्या होगा, वी ए माइनस वी के आई लामड़ा एल के बराबर होगा, आई लामड़ा एल। और सबसे ऊपर जो मैं एक इक्वेशन लिखा हूँ जो हम पहले डिराइव किए थे, उससे क्या आया था, वी जी माइनस वी एच इक्वल टू वी ए माइनस वी के इक्वल टू ई डैश। तो वी ए माइनस वी के का वैल्यू ई डैश के बराबर था। अभी मेरे को क्या मिला, वी ए माइनस वी के आई लामड़ा एल मिला। तो आई लामड़ा एल किसके बराबर होना चाहिए, ई डैश के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वी ए माइनस वी के ई डैश ही था। तो मुझे ई डैश का एक फॉर्मूला पता चल गया, तो इसी को याद रख के आगे चलना है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब वी जी माइनस वी एच है, ये वाले एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी ए माइनस वी के, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ई डैश था, हम पहले निकाले थे। और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, आई इंटू लामड़ा इंटू एल, वो भी हम निकाले थे। तो इस हिसाब से क्या हो गया, ई डैश इक्वल्स टू आई इंटू लामड़ा इंटू एल हो गया, जो कि मैं फाइनली ऊपर वाले लाइन में लिखा हूँ। अभी हमको ई डैश का वैल्यू पता करना है। पोटेंशियोमीटर का काम क्या है, या तो इसका वैल्यू पता करना या तो इसका वैल्यू पता करना। तो ई डैश का वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं, तो हम पहले निकाल चुके हैं ये कि ई डैश इक्वल्स टू आई लामड़ा एल। अभी एल तो गिवन होगा, एल क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है, द डिस्टेंस बिटवीन द बैलेंस पॉइंट एंड द पॉइंट जहाँ से हम स्टार्ट किए थे स्लाइड करना स्लाइडर को। तो बैलेंसिंग लेंथ तो गिवन रहेगा। लामड़ा अगर गिवन नहीं भी है तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी और उसका लेंथ गिवन रहेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, ये बड़ा वाला वायर, और उसका लेंथ को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लामड़ा का वैल्यू पता चल जाएगा। और लामड़ा अगर पहले से ही दे रखा है तो बढ़िया है। तो बस हमको आई का वैल्यू चाहिए होगा ई डैश निकालने के लिए। तो आई हम कैसे करके निकालेंगे, तो ये वाला सेल जो है वो कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ से कोई भी करंट जाके यहाँ पे नहीं मिल रहा है, और ना ही ये कोई करंट ले रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये वायर कनेक्टेड ही नहीं है ये सर्किट के साथ। मतलब एक ही बात होता, जब ये कनेक्टेड ही नहीं होता तब भी आई ही, मतलब तब भी एक करंट फ्लो कर रहा होता है इसके थ्रू। ये कनेक्ट हुआ और ये इंटरैक्ट ही नहीं कर रहा है ऊपर वाले सर्किट के साथ। इंटरैक्ट कैसे करेगा, कोई करंट भेज के या फिर कोई करंट लेके। तो ना ही वो कोई करंट ले रहा है ना ही वो कोई करंट दे रहा है, तो इंटरैक्ट ही नहीं कर रहा है। तो बात तो एक ही है कि हम इसको कनेक्ट नहीं भी करने से बात एक ही है। तो आई का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आई का वैल्यू के लिए हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, कोई करंट ये दे भी नहीं रहा है। तो इसको हम डिस्कनेक्ट कर दिए और हम ये वाले सर्किट में करंट का वैल्यू निकाल लेंगे। ये वाले सर्किट में ही तो जा रहा है आई करंट, ये वाले सर्किट में ही तो फ्लो कर रहा है, ऐसे करके जा रहा है। तो आई का वैल्यू क्या होगा, ऊपर वाले सर्किट को देख के आई का वैल्यू होगा ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस आर ऑफ ए बी, प्लस आर ऑफ ए बी, क्योंकि ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस होता है ना, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये वाला आर और ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी सीरीज में कनेक्टेड हैं फॉर प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट के लिए इन लोग सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो आई हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी। तो जो मेथड अभी मैं अप्लाई किया आई को निकालने के लिए, पहले इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर इसको एक नॉर्मल सर्किट सोचा और आई निकाला। तो ये वाला मेथड अगर समझ में नहीं आया है तो हम किरचॉफ्स वोल्टेज रूल अप्लाई कर सकते हैं ये ऊपर वाले सर्किट में। कैसे करेंगे कि हम पहले ये पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो ये पॉइंट का वोल्टेज, सपोज ये पॉइंट है P, तो VP हम ये लूप के अक्रॉस मूव करेंगे, लूप ABCDA के अक्रॉस मूव करेंगे। तो VP प्लस E माइनस आई इंटू आर ऑफ ए बी, माइनस आई इंटू आर ऑफ ए बी माइनस आई इंटू कैपिटल आर इक्वल्स टू V एट पॉइंट P। तो VP कैंसिल हो जाएगा और I वाले टर्म को मैं उस तरफ लूँगा तो I का वैल्यू यही आएगा। तो ये डिस्कशन से फाइनली याद क्या रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इक्वल्स टू E डैश इज इक्वल टू I इंटू लामड़ा इंटू L, जो जहाँ पे L क्या है, AK का डिस्टेंस यानी कि बैलेंसिंग लेंथ। और I का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, I का वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, नीचे वाला जो लूप है उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं पहले वाले से, और लूप ABCDA
को एक इंडिपेंडेंट लूप मानते हुए आई का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम यहाँ पे किए हैं। तो अगर के मतलब बैलेंसिंग पॉइंट कुछ अलग पॉइंट पर भी होता तब भी आई पे कुछ असर नहीं पड़ता, क्योंकि आई बस ऊपर वाले ईएमएफ और ऊपर वाले रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी पे डिपेंडेंट है, ना कि स्मॉल एल यानी कि बैलेंसिंग लेंथ या फिर बैलेंस पॉइंट से उसका कुछ लेना देना नहीं है आई का। तो ई डैश का फॉर्मूला जो था आई इंटू लामड़ा इंटू स्मॉल एल, यहाँ पे स्मॉल एल था बैलेंसिंग लेंथ। मतलब अगर मैं ई डैश के जगह कुछ दूसरा सेल रख दूं, मतलब कुछ दूसरा सेल कनेक्ट कर दूं इसके जगह, तो एल का वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि आई और लामड़ा तो फिक्स्ड है। आई और लामड़ा ये वाले सेल पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि आई का जो एक्सप्रेशन है उसमें बस ई है, आर है और आर ऑफ ए बी है, जो कि हमेशा फिक्स्ड है। तो आई हमेशा फिक्स्ड है, लामड़ा तो हमेशा फिक्स्ड है, क्योंकि लामड़ा क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ए बी। तो वायर ए बी का एक रेजिस्टेंस फिक्स्ड है और उसका एक लेंथ फिक्स्ड है, तो लामड़ा ऑफ वायर ए बी फिक्स्ड है। तो ये दो क्वांटिटी तो हमेशा कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी ये सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। तो अगर मैं ई डैश चेंज कर दूं, ई डैश मतलब ये वाला सेल की जगह मैं कोई दूसरा वाला सेल लगा दूं, तो एल का वैल्यू चेंज हो जाएगा। मतलब ये पॉइंट में जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, अलग कोई पॉइंट में जीरो डिफ्लेक्शन मिलता होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन के हिसाब से ई डैश अगर चेंज हुआ तो आई और लामड़ा तो चेंज होंगे नहीं, तो बचा क्या, एल को ही चेंज होना पड़ेगा। मतलब बैलेंसिंग लेंथ कुछ अलग पॉइंट पे मिलेगा। तो इससे क्या याद रखना है कि आई का जो वैल्यू है वो नीचे वाले सेल पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, ना ही लामड़ा का वैल्यू। बस बैलेंसिंग लेंथ चेंज होता है जब हम दूसरा सेल कनेक्ट करते हैं इसके जगह, इसको हटा देंगे और सपोज कोई दूसरा सेल कनेक्ट कर दिया तो बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा, और कुछ चेंज नहीं होगा मतलब। तो आज के डिस्कशन से जो चीज़ हमको बस याद रख के जाना है आगे, वो चीज़ मैंने ब्लैक बॉक्स में, ये वाले बॉक्स में लिख के रखा है। तो जो फाइनल पॉइंट हमने सीखा आज वो ये है कि इफ़ ई डैश चेंजेस, मतलब ये वाले सेल के जगह मैं किसी दूसरे सेल को कनेक्ट कर दूं, देन ओनली बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स, मतलब बैलेंस पॉइंट के नहीं रहेगा, कुछ अलग पॉइंट में गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जीरो आएगा, तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। उसका मतलब बैलेंसिंग लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगा। अदर पैरामीटर सच एज आई लामड़ा रिमेन सेम। आई और लामड़ा बैलेंस पॉइंट, बैलेंसिंग लेंथ या फिर ये नीचे वाले सेल पे डिपेंड नहीं करते, तो उन लोगों में कोई असर नहीं आएगा। बस स्मॉल एल चेंज होगा जब हम ई डैश को चेंज करेंगे।